family was of very modest means, and you grew up in a one-room house with a mud floor, your whole family living there. Tell me about your childhood. How did those humble beginnings shape your outlook on life? मेरा एक तो मेरे जहाँ जन्म हुआ उसका अपनी एक विशेषता रही है, और मेरा सद्भाग्य देखिए, शायद कुछ चीजें कैसे होता है पता नहीं, काशी मेरी कर्मभूमि बनी। अब काशी भी अविनाशी है, काशी बनारस वाराणसी जिसको कहते हैं, वो भी सैकड़ों वर्षों से निरंतर एक जीवन शहर है। तो शायद कुछ ईश्वर दत्त व्यवस्था होगी कि मुझे बड़नगर में पैदा हुआ व्यक्ति काशी में जाकर के आज अपनी कर्मभूमि बना करके माँ गंगा के चरणों में जी रहा है। जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी से माता जी, हम भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, सब लोग बचपन में सब, तो हम छोटे से, शायद ये घर तो ये जगह तो बहुत बड़ी है जहां हम बैठे, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा सा दरवाजा था, वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले पड़े। अब विषय आता है गरीबी। वो आज स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं उस हिसाब से तो मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था, लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे तू ऐसे स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे वो जूते। अब वो कैनवास के थे, उस पर दाग लग जाते थे, तो सफेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था, और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था, और वो चॉपस्टिक के टुकड़े घर ले आता था, और उसको मैं भिगो करके पॉलिश बना के मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके चमकदार व्हाइट बना करके जाता था। तो मेरे लिए वो संपत्ति थी, बहुत मैं वैभव अनुभव करता था। You recently visited the United States and reinvigorated your friendship with Donald Trump. What do you like about Donald Trump as a friend, as a leader? मैं घटना का वर्णन करना चाहूंगा, शायद आप उससे जज कर सकते हैं कि कौन सी बातों की तरफ मैं कह रहा हूं। अब जैसे हमारा ह्यूस्टन में कार्यक्रम था हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में होते, पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठे आए थे, तो हम लोग दोनों स्पीच किए, वो नीचे बैठ करके मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी, अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूं, तो उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया, फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक
पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। आपकी अमेरिका के लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा वो एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूं, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। The world is worried about a brewing global war. The tensions between China and the United States, in Ukraine, Russia, in Europe, in Israel, the Middle East. What can you say about how we in the 21st century can avoid a global war, avoid an escalation towards more conflict, more war? देखिए, कोविड ने हम सबकी मर्यादाओं को उजागर कर दिया। हम जितने ही भरे अपने आप को महान राष्ट्र क्यों न मानते हो, बहुत प्रगतिशील क्यों न मानते हैं, साइंटिफिक बहुत ही एडवांस गए हुए मानते हो, जो भी हो, सब अपने अपने तरीके से, लेकिन कोविड के काल में हम सब जमीन पे आ गए, दुनिया के हर देश। और तब लगता था कि दुनिया उससे कुछ सीखेगी और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जाएंगे। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना, वैसा शायद कोविड के बाद बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति ये बनी कि शांति की तरफ जाने के बजाय दुनिया बिखर गई, एक अनिश्चितता का कालखंड आ गया, युद्ध के ने उसको और मुसीबत में डाल दिया। और मैं मानता हूं कि मॉडर्न वॉर्स सिर्फ रिसोर्स या इंटरेस्ट के लिए नहीं, आज मैं देख रहा हूं कि उतने प्रकार का संघर्ष चल रहा है। फिजिकल लड़ाइयों की तो चर्चा होती है, लेकिन हर क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पैदा हुई है करीब करीब इररिलेवेंट हो गए, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। यूएन जैसे संस्थाएं अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जो लोग कानून की नियमों की परवाह नहीं करते, वो सब कुछ कर रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में बुद्धिमानी यही होगी कि सब लोग संघर्ष का रास्ता छोड़ करके समन्वय के रास्ते पर आगे आए और विकासवाद का रास्ता सही होगा, विस्तारवाद का रास्ता काम नहीं आएगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी को हर एक की जरूरत है, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। और मैं देख रहा हूं कि जितने अलग अलग फोरम में मुझे जाना होता है, उसमें चिंता सबको सता रही है संघर्ष की।
हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द उससे मुक्ति मिले। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों ने जरूर इस जवाब को सुनना चाहिए। कभी कभी चुनाव हार जीत की चर्चा होती है, लेकिन कितने बड़े स्केल पर क्या काम होता है इसकी चर्चा नहीं होती है। अब देखिए, जैसे 2024 का चुनाव, अभी जो लोकसभा को हुआ, 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स, और हर एक का फोटो है, हर एक का पूरा बायोडाटा है। इतना बड़ा डेटा, और ये संख्या उत्तर अमेरिका की आबादी से 2 गुने से भी अधिक है। ये पूरे यूरोपीय संघ की कुल आबादी से ज्यादा है। 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर में से 646 मिलियन लोग अपने घर से बाहर निकल करके, और मई महीने में मेरे देश में भयंकर गर्मी होती है, कुछ जगह पे 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, उन्होंने वोट डाला। और ये वोट डालने वालों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से डबल है। 1 मिलियन से अधिक पोलिंग बूथ जहां पर वोटिंग हो, 1 मिलियन से ज्यादा पोलिंग बूथ, इसमें कितने लोग लगते हैं? मेरे देश में 2500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये आंकड़ा सुन दुनिया के देश के लोगों के लिए आश्चर्य करता है कि ऐसा देश जहां 2500 पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मेरे देश में 900 से ज्यादा 24/7 टीवी चैनल्स हैं। 5000 से ज्यादा डेली अखबार निकलते हैं। ये जो डेमोक्रेसी को साथ जुड़े हुए कुछ न कुछ लोग, और हमारे यहां कोई भी गरीब से गरीब होगा, गांव का व्यक्ति, वो टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से एडॉप्ट करता है, ईवीएम मशीन से वोट देता है। दुनिया के कई देशों में चुनाव के रिजल्ट महीने महीने तक आते नहीं है, मेरे यहाँ एक दिन में रिजल्ट आ जाता है, इतने लोगों का काउंटिंग हो जाता है। और आपने सही कहा कि कुछ दूर दराज क्षेत्रों में पोलिंग स्टेशन होते हैं, हेलीकॉप्टर से हमें भेजना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक पोलिंग बूथ, वो शायद दुनिया का सबसे टॉप पोलिंग बूथ होगा। मेरे यहाँ गुजरात में गिर फॉरेस्ट में एक पोलिंग बूथ था, जहाँ एक ही वोटर था, उसके लिए एक पोलिंग बूथ था गिर फॉरेस्ट में, जहाँ गिर लायंस है। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के मैंने कोशिश रहती है कि लोकतंत्र के काम के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कितनी प्रकार से कोशिश किया जाए, और हम मतदान के लिए पूरी व्यवस्था हमारी है। और इसलिए मैं तो कहता हूं कि दुनिया में भारत के एक निष्पक्ष स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है, सारे निर्णय वो करता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी ब्राइट स्टोरी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसका केस स्टडी करना चाहिए, इसके मैनेजमेंट का केस स्टडी करना चाहिए। ये मोटिवेशन का, इतने लोग वोट करते हैं आज, कितना बड़ा पॉलिटिकली अलर्टनेस होगा। इन सारी बातों का एक बहुत बड़ा केस स्टडी करके दुनिया की नई पीढ़ी के सामने रखा। I have a reputation for being a decisive leader. So can you walk me through on this topic of ideas, how you make decisions, what's your process? So, for instance, when facing a high stakes choice with no clear precedents, a lot of uncertainty, having to balance input, how do you make decisions? बहुत सी बातें हैं इसके पीछे। एक, शायद हिंदुस्तान में मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूं जो मेरे देश के 85 to 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुकाम कर चुका हूं। मेरे पूर्व जीवन की मैं बात करता हूं, मैं भ्रमण करता था। उससे जो मैंने पाया है, वो जो सीखा है, तो मेरे पास तो एक बहुत बड़ा चीजों को ग्रासरूट लेवल पर स्थितियों के विषय में मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है।
किसी से पूछा हुआ जाना हुआ ऐसा किताबों के द्वारा नहीं पाया है। दूसरा, गवर्नेंस की दृष्टि से देखें तो मेरे पास कोई प्रकार का बैगेज नहीं है कि जिस बैगेज को लेकर के मुझे दबे रहना है, उसके आधार पर मेरा चलना है, वो नहीं है। तीसरा, निर्णय करने में मेरा एक तराजू है, मेरा देश सबसे पहले। मैं जो कर रहा हूं मेरे देश का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो दूसरा, हमारे यहाँ महात्मा गांधी कहते थे कि भाई तुम्हें कोई निर्णय करते समय कोई उलझन हो तो तुम किसी गरीब पे चेहरा देख लो, उनको याद करो और सोचोगे उसके काम आएगा क्या, तो आपका निर्णय सही होगा। मुझे वो मंत्र बहुत काम आता है कि भाई आप सामान्य मानवी को याद करो, क्या भाई मैं जो कर रहा हूं उसका। दूसरी प्रक्रिया जहां तक है कि मैं बहुत ही वेल कनेक्टेड हूं। मेरी सरकार में मेरे अफसरों को मेरे प्रति ईर्ष्या भी होती होगी और उनको तकलीफ भी होती होगी, और वो है मेरे इंफॉर्मेशन चैनल बहुत है और बहुत लाइव है, और इसलिए मुझे चीजों की जानकारियां बहुत सारी मिल जाती हैं और जगह से। तो मुझे कोई आकर के ब्रीफ करे, वही अकेली इंफॉर्मेशन नहीं होते, मेरे पास एक दूसरे पहलू भी होते हैं। तो मेरे में विद्यार्थी भाव है। मान लीजिए कोई चीज नहीं आई, मुझे किसी अफसर ने कुछ बताया, तो मैं विद्यार्थी भाव से उसको पूछता हूँ, भाई अच्छा मुझे बताओ भाई कैसे है, फिर क्या है, फिर कैसे है। और कभी मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है तो मैं डेविल एडवोकेट बनकर के उल्टे प्रश्न पूछता हूँ, उसको बहुत बारीकी से एक प्रकार से मंथन करना पड़ता है। तो ऐसा करने से अमृत निकले, उस प्रकार की मेरी कोशिश रहती है। दूसरा, मैं जब निर्णय लेता हूं, मुझे लगता है कि हाँ ये करने चला, तो फिर मैं एक सहमना जो लोग हैं मेरे विचारों को, उनको शेयर करके हल्के फुल्के शब्दों में मैं डालता हूं, उनके भी रिएक्शन देखता हूं कि निर्णय का क्या होगा। और मुझे फिर जब कन्विक्शन बन जाए कि हाँ ये मैं सही कर रहा हूं, तो एक पूरी प्रोसेस मेरी, ये जो इतना बोलता हूं उतना भी टाइम नहीं लगता है, मेरी स्पीड बहुत शायद ज्यादा लगेगी और हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन जब आपने पूछा है तो अभी मेरे मन में से निकल रहा है, मैं कहना चाहता हूं दुनिया एआई के लिए कुछ भी कर ले, भारत के बिना एआई अधूरा है। बहुत जिम्मेवार स्टेटमेंट में कर रहा हूं। देखिए, एआई के संबंध में आपके अपने अनुभव क्या है? मैं खुद, आपने मेरा भाषण तो सुना पेरिस वाला, और उसको बाय एंड लार्ज भले थे। क्या कोई अकेला एआई को डेवलप कर सकता है क्या? आपका खुद का अनुभव क्या है? So you gave actually in your speech a brilliant example of the positive impact of AI and the limitations of AI. I think the example you gave is when you ask it to generate an image of a person writing with left hand, it's always going to generate a person writing with their right hand. So in that way, the West creating an AI system where India is not part of that process is always going to generate the person with the right hand. Is an essential part of what the world is historically, but especially in the 21st century. मुझे लगता है देखिए, एआई डेवलपमेंट एक कोलैबोरेशन है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से सपोर्ट कर सकता है, और इंडिया सिर्फ इसका मॉडल नहीं बना रहा, बल्कि स्पेसिफिक यूज केसेस से के हिसाब से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर रहा है। जीपीयू एक्सेस को
सोसाइटी के सारे सेक्शन के पास पहुंचाने के लिए हमारे पास एक यूनिक मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल ऑलरेडी मौजूद है। माइंडसेट शिफ्ट हैपनिंग इन इंडिया, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सरकारी कार्यशैली या अच्छे सपोर्ट सिस्टम की कमी के कारण ये सही है कि औरों की नजर में देरी लगती होगी। मुझे जब 5G आया, दुनिया को लगता था हम 5G में काफी पीछे, लेकिन एक बार हमने किया तो हम आज दुनिया से सबसे तेज गति से 5G तो पहुंचाने वाले देश बन गए। मुझे एक अमेरिका के कंपनी के मालिक आए थे, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं एडवर्टाइजमेंट दूं, इंजीनियर की जरूरत है, तो मेरे पास जो इंजीनियर आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा एक कमरा भर जाए इतने आते हैं, और मैं हिंदुस्तान में एडवर्टाइजमेंट दूं तो एक फुटबॉल मैदान छोटा पड़ जाए इतने इंजीनियर आते हैं। यानी इतनी बड़ी मात्रा में टैलेंट पूल भारत के पास है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल भी रियल इंटेलिजेंस के सहारे जीती है। रियल इंटेलिजेंस के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य नहीं हो सकता है। और रियल इंटेलिजेंस जो है वो भारत के यूथ टैलेंट पूल में है, और मैं समझता हूं कि इसकी अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है।